फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल निर्माण जीएस एकेडमी। आई एम भारती और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अभी तक हमने बायो के 3-4 टॉपिक लगभग कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें से हमने देखा है न्यूट्रिएंट्स के बारे में। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक हमने कवर किया। देखते हैं, हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़ा है, हमने न्यूट्रिएंट्स कवर कर लिया है। उसके बाद हमने ब्रेन के बारे में पढ़ लिया है, बायो के अंतर्गत जो टॉपिक आते हैं। उसके बाद हमने स्केलेटल सिस्टम पढ़ लिया है, स्केलेटन सिस्टम पढ़ लिया है, और इसके बाद हमने आई के बारे में पढ़ लिया। इतने टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं और आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो ये जो वीडियो इनके बारे में आपको देखना हो तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो ऐसे कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, इसमें देखते हैं जो भी ये आपको नाम दिखाई दे रहे हैं सारे क्या होते हैं, हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, जो कि भोजन को पचाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारा माउथ हो गया। आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है ना, ध्यान से देखिएगा। हमारा ये माउथ हो गया जो कि क्या है, एक डाइजेस्टिव ऑर्गन है, यहाँ पास भोजन का पाचन होता है। ठीक है, उसके बाद ये हो गई आहार नली, जिसे हम इंग्लिश में ईसोफेगस पाइप कहते हैं या फिर हम फूड पाइप भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्या, लीवर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पास गॉल ब्लैडर होता है, पित्ताशय होता है। ठीक है, ये क्या है, अमाशय है। अमाशय जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम स्टमक कहते हैं या फिर उदर भी कहते हैं इसे। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, अग्नाशय आता है। अग्नाशय को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, पेनक्रियास कहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये प्लीहा है। तो ये सारे जो हमने नाम देखे हैं, जो आपको यहाँ पास दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है, हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं। जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, सब में भोजन का क्या होता है, पाचन होता है, लेकिन इनमें से कुछ बाकी हैं, जैसे कि क्या, लीवर हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, पैनक्रियाज हो गया। यहाँ पास क्या होता है, भोजन का पाचन नहीं होता है। तो क्या ये डाइजेस्टिव ऑर्गन नहीं है? डाइजेस्टिव ऑर्गन हैं, ये हैं। क्यों? क्योंकि ये भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, इसलिए ये डाइजेस्टिव ऑर्गन कहलाएंगे। लेकिन यदि क्वेश्चन आता है कि क्या पैनक्रियाज में, यानी कि अग्नाशय में या फिर लीवर में क्या भोजन का पाचन होता है, इन अंगों के अंदर क्या भोजन का पाचन होता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि नहीं होता है। ठीक है ना, यकृत और अग्नाशय के अंदर भोजन का पाचन नहीं होता है। ठीक है, बल्कि इन्हें ऑर्गन क्यों कहेंगे, डाइजेस्टिव ऑर्गन? क्योंकि ये ऐसे अंग है, इनसे जो रस निकलता है वो भोजन को पचाने में क्या करता है, मदद करता है, इसीलिए ये एक डाइजेस्टिव ऑर्गन कहलाते हैं। ठीक है ना, तो अभी तक हमने ये देखा, डायग्राम में हमने देखा डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में और ये कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में हमें 1 बाय 1 डिस्कस करना है। अब भोजन का जो डाइजेशन होता है, तो उसके लिए कुछ प्रोसेस होती हैं कि क्या क्या पहले होता है। ठीक है, तो इनको हम 1 बाय 1 जानते हैं, इनका सीरियल आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बताने के लिए कुछ नाम, चलिए ठीक है, अपन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, अब हमने डाइजेस्टिव ऑर्गन्स तो देख लिए, अब हमें क्या देखना है कि कौन कौन सी प्रोसेस होती है। ठीक है, तो पहला होता है इंजेशन। क्या होता है, इंजेशन। ठीक है, दूसरा होता है डाइजेशन। दूसरा क्या होता है, डाइजेशन। ठीक है, इसके बाद तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। ठीक है, फोर्थ वन क्या है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन। ठीक है, और फिफ्थ वन क्या है, डिफोकेशन। डिफोकेशन या फिर इसे हम क्या कहते हैं, ईजेशन। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, जो हमारा भोजन का डाइजेशन होता है तो उनमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है। पहला क्या होता है, इंजेशन। दूसरा क्या होता है, डाइजेशन। तीसरा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। फोर्थ वन क्या होता है, एसिमिलेशन। और डिफोकेशन या इजेशन एक ही चीज है। तो इनकी हिंदी देखिए, इजेशन का मतलब क्या, हमने जैसे भोजन अंदर लिया, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अंतर्ग्रहण। अंतर
अंतर्ग्रहण, हमने भोजन लिया अंदर, यानी कि इनटेक द फूड, ठीक है। जैसे ही हमने भोजन को अंदर लिया, जिसे हम क्या कहेंगे, इंजेशन, अंतर्ग्रहण हिंदी में कहेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है भोजन डाइजेशन का, दूसरा क्या होता है डाइजेशन। डाइजेशन जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, पाचन, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, पाचन। यहाँ से भोजन हमने अंदर लिया, हमारे शरीर के अंदर आया, ठीक है। उसके बाद डाइजेशन होता है। डाइजेशन यानी कि भोजन टुकड़ों में कट हो जाता है, ठीक है ना, टुकड़ों में कट हो जाता है, ठीक है, पाचन होता है उसका, ठीक है। और जैसे ही भोजन क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा, तो उससे क्या होगी, कुछ एनर्जी निकलेगी, उससे एनर्जी निकलेगी, तो ऊर्जा का क्या होगा, अवशोषण। ऊर्जा का क्या होगा, अवशोषण। देखिए आपको समझ में आ रहा है, हमने भोजन अंदर लिया, उसके बाद भोजन का पाचन हुआ, यानी कि भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होगा, टूटेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा तो कुछ एनर्जी निकलेगी, तो वो क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब होगी, ब्लड में क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, ठीक है ना। और फिर उसका क्या होगा, ब्लड में उसका क्या होगा, ब्लड में जाके वो ऊर्जा क्या हो जाएगी। देखिए हमें ऊर्जा मिली, हमने ऊर्जा का अवशोषण किया, ठीक है ना, फिर वो ऊर्जा ब्लड में मिलेगी और फिर क्या होगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, यानी कि शरीर के सारे अंगों में जाएगा। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। मतलब तो अवशोषण हो गया, एब्जॉर्प्शन मतलब क्या हो गया, क्या हो गया, अवशोषण हो गया, ठीक है ना। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, स्वांगीकरण, स्वांगीकरण, ठीक है ना। तो क्या होगा, जो ऊर्जा निकलेगी वो ब्लड में मिलेगी और ब्लड के थ्रू क्या होगा, सारे हमारे बॉडी पार्ट्स में उसका क्या हो जाएगा, उस एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या होता है, लास्ट स्टेप जिसे हम क्या कहते हैं, डिफोकेशन या फिर क्या कहते हैं, इजेशन, यानी कि मल परित्याग। क्या कहेंगे इसे, मल परित्याग। तो आप लोग को समझ में आया, क्या आया, क्या बताया मैंने कि भोजन का जो डाइजेशन होता है, फूड का जो डाइजेशन होता है, उसके 5 स्टेप्स रहते हैं। 5 स्टेप्स कौन कौन से, एक होगा इजेशन, दूसरा क्या होगा डाइजेशन, तीसरा क्या होगा एब्जॉर्प्शन, चौथा क्या होगा एसिमिलेशन और पांचवा क्या होगा डिफोकेशन या फिर इजेशन, ठीक है ना। हिंदी में अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, उसके बाद स्वांगीकरण, उसके बाद मल परित्याग। तो ये आपको सीरियल, आपको इनका क्रम याद रखना है और ये स्टेप्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आई थिंक इतना आप लोग को क्लियर है। जिसको लिखना वो लिखते भी जाए और जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो लेते जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। ये 5 स्टेप्स तो हो गए। अब हम देखेंगे कि डाइजेशन ह्यूमन बॉडी में कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो पाचन होता है, जो पाचन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से, मुंह से। जो पाचन स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, मुंह से। क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के शरीर में पाचन किस अंग से स्टार्ट होता है, किस अंग से शुरुआत होती है भोजन के पाचन की, ठीक है ना। तो आप लोग को याद रखना है कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से, मुख से, ठीक है ना। अब हमारे शरीर में 2 प्रकार से पाचन होता है, ठीक है ना। कैसे 2 प्रकार से, एक होता है यांत्रिक तरीका, क्या होता है, एक यांत्रिक तरीका और दूसरा क्या होता है, रासायनिक तरीका। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, आप लोग को बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताऊंगी और एक ही बार में आप लोग को ये समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, आप लोग बाद में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी ध्यान से समझिएगा, जो मनुष्य के शरीर में पाचन होता है वो किस अंग से स्टार्ट होता है, पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है। अब पाचन 2 तरीके से होता है, एक यांत्रिक तरीका होता है, एक मैकेनिकल वे होता है और एक केमिकल वे होता है, यानी कि एक रासायनिक तरीका होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम कौन सा देखते हैं, यांत्रिक तरीके में। अब यांत्रिक तरीके से जो पाचन होता है तो उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स यानी कि कौन कौन से अंग क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो यांत्रिक तरीके में कौन कौन से पार्ट्स हेल्प करते हैं, एक तो हो गए हमारे क्या, दांत, और दूसरी क्या हो गई, जीभ, टीथ और टंग, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, यांत्रिक तरीके से भोजन को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पास रासायनिक तरीका तो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब थोड़ी सी हम टीथ के बारे में भी जानकारी ले लें। टीथ के बारे में, हमारे शरीर में यानी कि ह्यूमन बॉडी में टीथ कितने प्रकार के होते हैं, टीथ कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो 2 प्रकार के होते हैं। कैसे, एक होते हैं दूध के दांत, क्या होते हैं,
दूध के दांत और दूसरे क्या होते हैं, स्थायी दांत। ठीक है, दूसरे क्या होते हैं, स्थायी दांत। वैसे मनुष्य के शरीर में कितने, मुख में मतलब कितने दांत होते हैं, 32 होते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम दूध के दांत की बात करें, इनकी जो बच्चों में पाए जाते हैं तो कितने होंगे, 20, और स्थायी दांत यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, 32। ठीक है, अब उनमें भी दांत कितने प्रकार के होते हैं वो भी अभी हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पास मैं एक फॉर्मूला लिखती हूँ, बच्चों में जो 20 पाए जाते हैं तो कौन कौन से होते हैं, 2 1 0 2। ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, बच्चों की बात कर रही हूँ। उसके बाद 2 1 2 2 1 2 3 ऐसे याद करिएगा। ठीक है आप लोग। तो ये क्या है, अभी फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पास 2 2 4 1 5, 5 गुणे 4 करेंगे तो 20 हो जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पास 2 2 4, 4 और 1 5, 5 और 3 8, ये हुआ 3 2 5, 5 3 8, यानी कि 8 गुणे 4 करेंगे तो आपको 32 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये मैंने क्या लिखा है, ये फॉर्मूला होता है। जो हमारे 4 प्रकार के दांत होते हैं, मनुष्य के शरीर में 4 प्रकार के दांत होते हैं, वो मैं लिख देती हूँ। मैं यहाँ पास लिख देती हूँ क्या, इंसीजर, फिर केनाइन। ठीक है, थर्ड वन क्या होगा, प्रीमोलर। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, मोलर। देखिए हम दांत कहाँ से पढ़ने लगे, हम भोजन का पाचन पढ़ रहे हैं। भोजन के पाचन में 2 तरीके होते हैं, एक यांत्रिक तरीका होता है, एक रासायनिक तरीका होता है। अब यांत्रिक तरीकों में दांत और जीभ हेल्प करते हैं। अब हम दांत के बारे में भी थोड़ा सा जान लें। तो मनुष्य के शरीर में 2 प्रकार के दांत होते हैं, एक होते हैं दूध के दांत जिनकी संख्या कितनी रहती है, 20। ठीक है ना, और एक होते हैं स्थायी दांत जिनकी संख्या कितनी होती है, 32। तो आपको बच्चों में कैसे याद रखना है कि बच्चों में एक तो ये तो पता है कि दांत 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है ना। तो बच्चों में जो इंसीजर वाले दांत होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं, और बड़ों में भी कितने होते हैं, 2। यहाँ पास मैं लिख देती हूँ कि ये किसका है, ये मैं बच्चों के बारे में बता रही हूँ। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, ये वाला, ठीक है ना, ये इस साइड वाला बच्चों का है और ये किसका है, बड़ों का है। ठीक है, तो देखिए बच्चों में और बड़ों में दोनों में 2 कैसे दांत होते हैं, इंसीजर होते हैं, एक कैसे होते हैं, केनाइन होते हैं। ठीक है ना, इसमें ठीक है। उसके बाद 2 की बात करें तो 2 कैसे हो जाएंगे, प्रीमोलर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन आता है कि बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं, बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता। आपको ये संख्या दिखाई दे रही है 0, यानी कि बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाएगा, प्रीमोलर दांत नहीं पाया जाएगा। आपको याद रखना है। ठीक है, मैं यहाँ पास स्टार बना के पॉइंट लिख देती हूँ कि बच्चों में प्रीमोलर दांत नहीं पाया जाता। ठीक है ना। इस तीसरे दांत को हम क्या कहते हैं, हम विजडम टीथ भी कहते हैं। ठीक है ना, अक्ल के दांत भी कहते हैं, अक्ल का दांत। ठीक है, चलिए तो आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा ना। आपको ये याद रखना है कि बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, प्रीमोलर दांत नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा हमारे मतलब ह्यूमन बॉडी में 2 प्रकार के दांत होते हैं, दूध के दांत और स्थायी दांत। तो आपको याद रखना है, एक वर्ड होता है डाइफोडोंट। डाइफोडोंट किसे कहते हैं, जिनके 2 बार दांत उगते हैं। ठीक है ना, 2 बार दांत उगना, जिनके 2 बार दांत आते हैं। तो मनुष्य में 2 बार दांत आते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, हम डाइफोडोंट भी कहते हैं। ठीक है, एक आपको वर्ड याद रखना है, ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी में क्या है, दांतों का अध्ययन किया जाता है, दांतों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ टीथ। ठीक है, तो आपको याद रखना डाइफोडोंट, ओडोंटोलॉजी, एक और है थीकोडोंट जिसे हम कहते हैं। आपको ये सारे वर्ड्स याद रखने। थीकोडोंट, देखिए थीकोडोंट क्या है, मनुष्य को जो मनुष्य के दांत होते, जैसे ये दांत हुआ तो ये मसल्स में ऐसे यहाँ पास लगा रहता है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, थीकोडोंट। इतना क्लियर है, एक बार आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, डाइफोडोंट, ओडोंटोलॉजी,
थीकोडोंट। ठीक है, इतना क्लियर है। स्क्रीनशॉट जिसे लेना हो ले सकता है। ठीक है, और देखिए मनुष्य के अंदर 4 प्रकार के दांत होते हैं ना, इसलिए इसे हेट्रोडोंट भी कहते हैं। एक वर्ड है, एक सेकेंड, हेटेरोडोंट है, हेटेरोडोंट क्यों? 4 टाइप के जो दांत होते हैं ना, देखिए मनुष्य के शरीर में 4 प्रकार के दांत होते हैं, इसलिए मनुष्य को क्या कह सकते हैं? हेटेरोडोंट भी कह सकते हैं। ठीक है, और मनुष्य में 2 बार दांत उगते हैं, इसलिए क्या कह सकते हैं? डाइफोडोंट भी कहते हैं। ओडोंटोलॉजी क्या हो जाएगा? जिसमें दांतों का अध्ययन किया जाता है। और थीकोडोंट ये मैंने बताया कि जैसे दांत है जो मसल्स में ये जो कनेक्टेड रहता है, तो उसे ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसे हम क्या कहते हैं? थीकोडोंट। तो आपको ये चारों वर्ड्स याद रखने, ठीक है ना, डाइफोडोंट, ओडोंटोलॉजी, थीकोडोंट और क्या हो गया ये? हेटेरोडोंट, क्योंकि 4 प्रकार के दांत होते हैं। इतना आपको दांत के बारे में क्लियर होगा। ठीक है, चलिए जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले ले। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इरेज करें। चलिए ठीक है, चलिए अपना एक थोड़ा टॉपिक लंबा है तो हम जीभ के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमें कौन सा देखना था? हमने यांत्रिक तरीका तो देख लिया। ठीक है, अब हमें देखना है कौन सा? रासायनिक तरीका देखना है। भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख से। अब हमें रासायनिक तरीका देखना है, तो देखिए मुख में क्या बनती है? लार बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सलाइवा। ठीक है ना, भोजन का पाचन मुख से स्टार्ट हुआ। अब मुख में हमने 2 तरीके पढ़े, यांत्रिक और रासायनिक। तो अब हम रासायनिक तरीका पढ़ रहे हैं। तो देखिए मुख में क्या होती है? लार होती है, ठीक है ना, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सलाइवा कहते हैं। अब जो लार होती है, तो मनुष्य के शरीर में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं। तीन लार ग्रंथियां होती हैं, ठीक है ना, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। क्या होती हैं ये 3? क्या हैं? सलाइवरी ग्लैंड होती हैं। ठीक है ना, हमें तीनों के नाम नहीं जानने हैं, हमें केवल ये 3rd वाली जानना है। ठीक है ना, जिसका नाम क्या है? पैरोटिड ग्लैंड या पैरोटिड ग्रंथि, जिसे हम क्या कहते हैं? पैरोटिड ग्लैंड या फिर पैरोटिड ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यदि हम लार की बात करें तो एक दिन में कितनी लार निकलती है? 1.5 लीटर इतनी लार निकलती है हमारे शरीर से। ठीक है, अब ये जो सलाइवा है, लार है, इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 6.8 होती। इसका मतलब क्या है कि इसकी प्रकृति कैसी होगी? इसका नेचर कैसा होगा? अम्लीय की क्षारीय होगा? क्या होगा बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। लार है, उसका पीएच मान कितना है? 6.8 है। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? कैसी होगी? अम्लीय होगी। ठीक है, यानी कि जो लार होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है, एसिडिक नेचर की होती है। ठीक है, हमने लार पढ़ा, लार में देखा क्या कि हमारे जो मुख में ग्लैंड्स कितने प्रकार की होती हैं, कितनी ग्लैंड्स होती है? सलाइवरी ग्लैंड 3 होती हैं, जिसमें से हमें केवल एक जानना है। कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड्स जानना है। ठीक है, इस पैरोटिड ग्लैंड्स में क्या होता है कि कुछ भी इफेक्ट हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम्स आई इसमें, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? मम्स कहते हैं, या फिर हम गलसुआ कहते हैं, गलसुआ। ठीक है, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि गले में क्या आ गई? सूजन आ गई। एक ही चीज़ है ये, ठीक है ना। पैरोटिड ग्रंथि में कैसे भी क्या हुई, कैसे भी ये इफेक्ट हुआ, ठीक है ना, यानी इसमें कैसे भी प्रॉब्लम आई, अब उस वायरस की वजह से प्रॉब्लम आया या फिर किसी की वजह से प्रॉब्लम आए, तो हमारी ये जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती है इसमें सूजन आ जाती है, जिसे हम जिसे हम क्या कहते हैं? मम्स कहते हैं, या फिर गलसुआ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, और बिल्कुल प्योर लैंग्वेज में बोलना हो तो गले में सूजन आ जाती है। ठीक है, अब देखिए जो सांप होता है ना, तो सांप में जो जहर होता है वो कहाँ होता है? सांप की पैरोटिड ग्लैंड में होता है। कहाँ होता है? सांप की पैरोटिड ग्लैंड में क्या होता है? जहर होता है, उसके में होता है, ह्यूमन की में नहीं होता है। ठीक है ना, ह्यूमन बॉडी में जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती है इसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स आएगी तो उसे हम क्या कहते हैं? मम्स या गलसुआ कहेंगे, या फिर गले में सूजन आ गई। ठीक है, अब देखिए जो हमारी लार होती है इसी में एक
एंटीबैक्टीरियल पाया जाता है। एंटी बैक्टीरियल यानी एंटीबैक्टीरियल जीवाणु पाया जाता है जो क्या करता है, एंटीबैक्टीरियल जीवाणु पाया जाता है जो क्या करता है, जीवाणुओं से मतलब कि कई सारी बीमारियों से क्या करता है, रक्षा करता है हमारी। ठीक है, एक एंटीबैक्टीरियल क्या पाया जाता है, जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, मतलब एंटीबैक्टीरियल यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर कुछ भी जीवाणु है या फिर क्या बोलेंगे विषाणु है, कुछ भी है, तो वो हमारे माउथ में या हमारे ग्रंथियों में कुछ भी प्रॉब्लम करेंगे तो ये उनके खिलाफ क्या करेगा, हमारे शरीर की रक्षा करेगा। इसका नाम क्या है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम नामक क्या है, एंटीबैक्टीरियल पाया जाता है। ठीक है, तो इतना आप लोग को क्लियर है। चलिए देखिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पास लिख देते हैं, ये यहाँ लिख देते हैं कि 1.5 लीटर इतनी क्या निकलती है, हमारी लार निकलती है एक दिन में। इसका पीएच मान कितना होता है, 6.8, यानी कि एक ऐसी है अम्लीय प्रकृति की है। ठीक है ना, ये लार के बारे में पॉइंट्स हो गए। अब देखिए लार के बारे में ही देखिए चलिए देखिए अब हमें लार के बारे में देखना है। तो लार में एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है ना, लार में क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं, वो भी दो प्रकार के। ठीक है, एक होता है माल्टेज, माल्टेज। ठीक है, और एक क्या होता है सलाइवरी, सलाइवरी अमाइलेज, अमाइलेज। ठीक है ना, अमाइलेज बोल सकते हैं, अमाइलेज। एक क्या हो गया माल्टोज, माल्टोज या माल्टेज एक ही है। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा, जो लार है, लार के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, भोजन के पाचन में मदद करते हैं। तो जो लार एंजाइम है वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है ना, या फिर अमाइलेज भी बोल सकते हैं, और एक क्या हो गया माल्टेज। हमने जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था न्यूट्रिएंट्स, उसमें मैंने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ाया था कि माल्टोज होती है, सुक्रोज होती है, कई सारी मैंने शर्कराओं के बारे में पढ़ाया था जो कि क्या है, सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है ना, तो ये माल्टेज है, वहीं पास मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है। किसी को ज़्यादा इसके बारे में जानना तो वहाँ जा करके वो लेक्चर देख सकता है। ठीक है, तो जो ये माल्टेज होता है या माल्टोज होता है, ये कैसा है, डाई शर्करा है। ठीक है, अब देखिए किसी की भी लास्ट में ये जो एज आता है किसको प्रदर्शित करता है कि ये एंजाइम है। ठीक है, तो लार में दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एक क्या हो गया अमाइलेज हो गया, एक क्या हो गया माल्टोज हो गया। ठीक है, अब ये क्या करता है अमाइलेज, जो कार्बोहाइड्रेट होती है, जो कार्बोहाइड्रेट होती है उसका क्या करता है, ये पाचन करता है। ठीक है ना, माल्टोज हो या फिर सलाइवरी अमाइलेज हो, दोनों ही एंजाइम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करते हैं। क्या करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं, पाचन करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि मुख में जो भोजन का पाचन होता है, ठीक है ना, तो वहाँ पास किसका पाचन होता है, मुख में किस चीज़ का पाचन होता है। देखिए हम जितना भी पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, भोजन का पाचन होगा ना, तो हम 3 मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, यानी कि 3 चीज़ें होती हैं जिनका हमें पाचन करना है। ये ध्यान से देखिएगा, एक क्या हो गया, एक हो गया कार्बोहाइड्रेट, पूरा लिख देती हूँ। ठीक है ना, एक हो गया कार्बोहाइड्रेट, एक मिलेगी आपको प्रोटीन और एक मिलेगा आपको वसा। इन तीनों चीज़ों का हमें क्या करना है, पाचन करना है। इन तीनों चीज़ों का हमें पाचन पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए मुख में जो पाचन होता है, तो इन तीनों में से किसका पाचन होता है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, तो किसका होता है मुख में पाचन, कार्बोहाइड्रेट का होता है। आप लोग को ये याद रखना है, मुख से 2 क्वेश्चन बनेंगे कि भोजन का जो पाचन होता है, भोजन का पाचन किस अंग से स्टार्ट होता है, तो कहाँ से स्टार्ट होता है, मुख से। अब मुख में किस चीज़ का पाचन होता है, उनमें से 3 ही चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट का होता है कि प्रोटीन का होता है कि वसा का होता है, किसका होता है, तो मुख में पाचन किसका होगा, कार्बोहाइड्रेट का होगा। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोग को। चलिए हमने ये किसके बारे में पढ़ा, लार एंजाइम के बारे में पढ़ा, और मुख में कैसे पाचन होता है ये सब हमने आज देखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किसी का डाउट भी होगा कि टाइलिन नामक एंजाइम मुख में पाया जाता है, तो ये जो सलाइवरी अमाइलेज है ना, सलाइवरी अमाइलेज,
इसे ही हम क्या कहते हैं, टाइलिन भी कहते हैं। ठीक है ना, टाइलिन नामक जो एंजाइम रहता है मुख में ही रहता है और इसे ही हम कहते हैं किसको, सलाइवरी अमाइलेज को ही कहते हैं क्या, टाइलिन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मुख का पाचन तो हमने देख लिया, अब आगे हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको इरेज कर दें इतना। मुख के बाद हम देखेंगे, देखिए ये मुख का पाचन हो गया। अब उसके बाद हम कहाँ आएंगे, इस आहार नली में आएंगे। आहार नली के बारे में अब हम पढ़ेंगे। किसी को यदि आहार नली की लंबाई पता हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिखे और बताए। चलिए जिसको लंबाई पता हो वो कमेंट सेक्शन में लिखे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आहार नली, जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। ठीक है, जो आहार नली होती है इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, 30 फीट होती है। ठीक है ना, लगभग में होती है। ये क्या है, ठीक है ना, आहार नली। तो ये जो आहार नली है इसे हम क्या कहते हैं, ईसोफेगस पाइप, ईसोफेगस पाइप कहते हैं। ठीक है ना, या फिर हम क्या कहते हैं, इसे फूड पाइप भी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे हम, फूड पाइप भी कहेंगे। मुख पढ़ा, मुख के बाद भोजन कहाँ आएगा, आहार नली में आएगा। आहार नली को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। आहार नली को हम क्या कहते हैं, ग्रास नली भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ग्रास नली भी कहते हैं। यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है ना, ग्रास नली। ठीक है, और इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ईसोफेगस पाइप भी कहते हैं, या फिर हम इसे फूड पाइप भी कहते हैं। इतना क्लियर है आप लोगों को। इसकी लंबाई कितनी होती है, 30 फीट होती है लगभग में। ठीक है, आपको कहीं कहीं 25-26 भी मिलेगी, तो लगभग में मैंने 30 बता दिया है। ठीक है, अब आहार नली में मेरा क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्या आहार नली में भोजन का पाचन होता है, आहार नली में भोजन का पाचन होता है क्या, बताइए। भोजन का पाचन आहार नली में नहीं होता है। देखिए सबसे पहले हमने डिस्कस किया था इस डायग्राम के बारे में कि जितने भी देख रहे हैं ये सब क्या है, डाइजेस्टिव ऑर्गन है, यानी कि पाचन अंग है। लेकिन इन सारे अंगों में से कुछ ऐसे अंग हैं जहाँ पास भोजन का पाचन नहीं होता है, यानी कि जैसे मैंने बताया था ना, लीवर हो गया, अग्नाशय हो गया, उसी तरह ये क्या है, ईसोफेगस पाइप है। यहाँ पास भोजन का पाचन नहीं होता, लेकिन भोजन पाचन में क्या करता है, मदद करता है। जो मुख से भोजन का पाचन हुआ तो मुख से जो भोजन है उसको स्टमक तक लाने में, यानी कि पेट तक लाने में क्या करता है, ये मदद करता है। ठीक है ना, तो भोजन मुख से कहाँ जाएगा, मुख से पेट में, अमाशय लिख देती हूँ। ठीक है, अमाशय क्या है, मुख से भोजन, मुंह से भोजन कहाँ जाएगा, अमाशय में जाएगा। किसके द्वारा, ईसोफेगस पाइप के द्वारा। तो इस पूरी प्रोसेस को, मतलब जो भोजन जा रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, क्रम कुचन भी कहते हैं, क्रम कुचन कहते हैं। ठीक है ना, और पूरा भोजन जो आ जाता है, इस पूरी प्रक्रिया को कोई बता सकता है कि हम क्या कहते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं डीग्लूटेशन कहते हैं। ठीक है ना, डीग्लूटेशन, आराम से नाम देख लीजिए, क्या कहते हैं इसे, डीग्लूटेशन। ठीक है, हिंदी में इसे निगरण भी कहते हैं, लेकिन आप लोग इसे इंग्लिश में ही याद रखिएगा। ठीक है, क्या देखा आपने, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नली के बारे में देखा। यहाँ पास भोजन का पाचन नहीं होता, बल्कि भोजन कहाँ जाएगा, ये पॉइंट याद रखना है। ये किसमें मदद करता है, मुख से भोजन अमाशय तक लाने में आहार नली मदद करती है। आहार नली से होते हुए क्या आता है, भोजन स्टमक तक आता है। जो भोजन आता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रमकुचन कहते हैं। ठीक है ना, कि वो आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब मुख से भोजन पूरा पेट में आ जाता है, इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डीग्लूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डीग्लूटेशन। ठीक है, अब देखिए, अब हमें पढ़ना है किसके बारे में, अमाशय के बारे में। ठीक है ना, तो जो भोजन होता है, अमाशय के बारे में भी पढ़ रहे हैं। देखिए, जो भोजन होता है सबसे ज़्यादा समय तक कहाँ रहता है, सबसे ज़्यादा समय तक कहाँ रहता है, अमाशय में ही रहता है, स्टमक में ही रहता है। कहाँ रहता है, सबसे ज़्यादा समय तक स्टमक में रहता है। ठीक है, इस वजह से स्टमक को
हम क्या कहते हैं, वेयर हाउस भी कहते हैं। वेयर हाउस क्या कहते हैं, वेयर हाउस कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि ह्यूमन बॉडी में किस पार्ट को हम वेयर हाउस कहते हैं। क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कि ह्यूमन बॉडी में हम किस ऑर्गन को या किस पार्ट को क्या कहते हैं, वेयर हाउस कहते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है किसे कहते हैं, हम अमाशय को कहते हैं। ठीक है ना, स्टमक को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पास भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। समय मतलब लगभग मैं लिख दूँ 4 घंटे तक भोजन कहाँ रहता है, अमाशय में रहता है। तो सबसे ज़्यादा समय तक भोजन कहाँ रहेगा, किस ऑर्गन में रहेगा, अमाशय में रहेगा। ठीक है ना, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, अमाशय को ह्यूमन बॉडी का क्या कहते हैं, वेयर हाउस कहते हैं। चलिए ठीक है, हमने मुख के बारे में डिस्कस कर लिया, ईसोफेगस पाइप यानी कि आहार नली के बारे में डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हमें पढ़ना है किसके बारे में, अमाशय के बारे में। यानी कि भोजन कहाँ गया, पहले गया भोजन मुख में, फिर कहाँ जाएगा, आहार नली में। ठीक है, फिर भोजन कहाँ जाएगा, अब अमाशय में। ये आप लोग को शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा बोर्ड में, ठीक है ना, लेकिन मैंने बोल दिया, पहले मुख में, फिर आहार नली में, फिर अमाशय में। अब हमें किसके बारे में पढ़ना है, पूरा अमाशय के बारे में पढ़ना है। चलिए, अमाशय देखिए, अभी तक हमने 2 ही एंजाइम पढ़े हैं, एक सलाइवरी अमाइलेज जिसे हम टाइलिन कहते हैं और एक माल्टोज पढ़े हैं। और ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। ठीक है, बहुत ही ध्यान से सुनते जाइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, अमाशय। अमाशय जिसे हम क्या कहते हैं, स्टमक कहते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं, उदर भी कहते हैं। चलिए इतना ही लिख दी। अब देखिए, जो अमाशय होता है, यहाँ पास पाई जाती हैं कुछ ग्रंथियाँ जिसे हम क्या कहते हैं, पाइलोरिक ग्रंथि। पाइलोरिक ग्रंथि, देखिए ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ठीक है, यहीं पास ध्यान रखिएगा। अमाशय पढ़ रहे हैं, अमाशय में क्या पाई जाती हैं, पाइलोरिक ग्रंथियाँ। एक और पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, ऑसेंटिक कोशिकाएं। ऑसेंटिक, ऐसे लिख देती हूँ, ऑसेंटिक कोशिकाएं। ठीक है, और एक पाई जाती है क्या, उपकला कोशिका। उपकला कोशिका। देखिए, अमाशय के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अमाशय में हमने देखा कि अमाशय में पाइलोरिक ग्रंथियां पाई जाती हैं, ऑसेंटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, और क्या पाई जाती हैं, उपकला कोशिका पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए, ये जो पाइलोरिक ग्रंथियां होती हैं, ये क्या करती हैं, ये निकालती हैं जठर रस। ये क्या निकालती हैं, जठर रस। ठीक है ना, इन जठर रस में 2 एंजाइम होते हैं, कौन कौन से, पेप्सिन और एक क्या होता है, रेनिन। ठीक है, अमाशय में क्या पाई जाती हैं, पाइलोरिक ग्रंथियां, ऑसेंटिक कोशिका, उपकला कोशिका। पाइलोरिक ग्रंथियां जो होती हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, जठर रस। ठीक है ना, जठर रस निकालती हैं। अब इस जठर रस में क्या होते हैं, 2 एंजाइम होती है। जठर रस क्या निकालते हैं, 2 एंजाइम निकालते हैं, जिसका नाम क्या है, पेप्सिन और रेनिन निकालते हैं। देखिए, अभी दोनों एंजाइम निकल गए ना, लेकिन अभी ये एक्टिव नहीं है। इनको एक्टिव करने के लिए अब देखिए HCl आएगा। जो अमाशय होता है, अमाशय में क्या पाई जाती हैं, ऑसेंटिक कोशिकाएं। ऑसेंटिक कोशिका से क्या निकलता है, HCl निकलता है। क्या निकलता है, HCl, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है ना, HCl निकलता है, और ये जैसे ही निकलता है तो इन दोनों एंजाइम को क्या कर देता है, ये एक्टिव कर देता है, और ये करने लगते हैं। ठीक है ना, और ये दोनों एंजाइम कौन से, पेप्सिन और रेनिन, ये क्या करते हैं, प्रोटीन का पाचन करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा। मैंने बताया है कि भोजन के पाचन जो होता है उसमें से केवल 3 मॉलिक्यूल्स का ही पाचन होता है। एक हो गया कार्बोहाइड्रेट, एक हो गया प्रोटीन, एक हो गया वसा। हमने देखा जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है वो कहाँ हुआ है, मुख में हुआ है। ठीक है ना, वैसे ही उसके बाद हम आगे बढ़े तो अमाशय में आए, तो अमाशय में क्या होगा, किसका पाचन हो रहा है, प्रोटीन का। ध्यान से समझते जाइएगा, क्या होगा, प्रोटीन का पाचन होगा। अमाशय में किसका पाचन होता है,
प्रोटीन का पाचन होता है। कौन करता है? पेप्सिन और रेनिन नाम के दो एंजाइम। ये क्या है? दो एंजाइम है। कौन कौन से? पेप्सिन और रेनिन है, ठीक है ना। ये दोनों एंजाइम को एक्टिव कौन करता है? जो ऑसेंटिक कोशिका से HCl निकलता है वो इनको क्या कर देता है? एक्टिव करने का काम करता है। तो फिर जैसे ये एक्टिव होती है प्रोटीन का पाचन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद अब देखिए जो उपकला कोशिका होती है इसका काम क्या रहता है? इससे निकलता है म्यूकस। इससे क्या निकलता है? म्यूकस, जो कि क्या करता है? HCl की, देखिए HCl निकल रहा है, यदि ये अधिक मात्रा में निकलता है तो हमारे पेट में एसिडिटी हो जाएगी, अम्लीयता हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी शरीर में क्या होता है? आमाशय में उपकला कोशिका होती हैं जो कि क्या निकालती हैं? म्यूकस निकालती है। और इस म्यूकस का काम क्या रहता है? बढ़ी हुई HCl की मात्रा को, बढ़ी हुई, मैं यहाँ लिख देती हूँ प्रॉपर, बढ़ी हुई HCl को क्या करता है? उदासीन कर देता है, यानी कि उसकी अम्लीयता को खत्म कर देता है, उदासीन कर देता है, ठीक है ना। जब इससे भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा तो फिर हमारे पेट में क्या हो जाती है? एसिडिटी हो जाती है, ठीक है ना, अम्लीयता हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो हमने देखा अमाशय में पाई जाती हैं पाइलोरिक ग्रंथियां, ऑसेंटिक कोशिका, उपकला कोशिका। पाइलोरिक ग्रंथियों से निकलता है जठर रस, जठर रस से निकलते हैं दो एंजाइम पेप्सिन और रेनिन, जो कि क्या करते हैं? प्रोटीन का पाचन करते हैं। लेकिन जैसे ये निकलते हैं ये कैसे होते हैं? इनएक्टिव होते हैं। तो इनको एक्टिव करने का काम कौन करता है? ऑसेंटिक कोशिका से निकलने वाला क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है, जो कि क्या करता है? इन दोनों एंजाइम को एक्टिव कर देता है, ठीक है। अब जो उपकला कोशिका होती है इनका काम क्या रहता है? इनसे निकलता है म्यूकस, जो कि बढ़ी हुई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा को क्या करता है? कंट्रोल कर देता है, यानी कि उदासीन कर देता है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग को क्लियर है अमाशय के बारे में? ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अमाशय में किसका पाचन होता है? प्रोटीन का पाचन होता है, ठीक है। यदि हम लार की बात करें तो लार कितनी निकलती थी हमारे शरीर में एक दिन में? 1.5 लीटर, ठीक है। यदि हम जठर रस की बात करें तो जठर रस कितना निकलेगा हमारे शरीर से एक दिन में? देखिए, ये जो जठर रस होता है ये लगभग 2 लीटर निकलता है, 2 लीटर, ठीक है ना। लार कितनी निकल रही थी? 1.5 लीटर इन 1 डे, ठीक है। और 2 लीटर क्या निकलता है? जठर रस निकलता है, ठीक है। चलिए, इतना क्लियर है। ये आगे बढ़ते हैं अपन। अब हम कहाँ जाएंगे? अब हम जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? चलिए, ठीक है। अब हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम क्या कहते हैं? छोटी आंत, ठीक है। छोटी आंत, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? बड़ी आंत के बारे में, ठीक है। कोई ये बता सकता है कि जिसको पता वो बताए, छोटी आंत तो वैसे लंबाई नहीं बड़ी होती है, ठीक है। और बड़ी आंत की लंबाई क्या होती है? छोटी होती है। लेकिन हम छोटी आंत को मतलब देखिए, छोटी आंत, ठीक है ना, एक बड़ी आंत हो गई, इसकी लंबाई क्या होती है? लेंथ ज़्यादा होती है, इसकी क्या होती है? छोटी होती है, ठीक है ना। लेकिन इसकी लंबाई ज़्यादा होने के बाद भी इसका नाम छोटी आंत क्यों है? जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में लिखे, ठीक है ना। फिर उसका जवाब हम कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। चलिए, हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम क्या कहते हैं? छोटी आंत कहते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए एक बार डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए आप, सबसे पहले मुख से भोजन कहाँ आया? ईसोफेगस पाइप से होते हुए स्टमक में आया। स्टमक के बारे में हमने पढ़ लिया। अब स्टमक से होते हुए आपको एक पाइप, ये रास्ता दिखाई दे रहा है, यहाँ से होते हुए भोजन कहाँ आएगा? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। जो ऐसे ऐसा पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। यदि हम छोटी आंत की लंबाई की बात करें, छोटी आंत की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी होती है? 6 से 6.25 मीटर, ठीक है ना। अप्रॉक्सीमेटली है ये सब, लगभग नहीं, ठीक है। कितनी होती है? 6 से लेकर 6.25 मीटर होती है इतनी, ठीक है।
अब छोटी आंत के बारे में बात करें तो इसमें क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं इसके। छोटी आंत के क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, जिसके नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, फिर भी आपको याद हो जाएंगे। देखिएगा ध्यान से, स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं, छोटी आंत के कितने, 3 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। ठीक है, पहला देखिएगा, पहला है ड्यूडेनम, ध्यान से सुनिएगा, पहला क्या है ड्यूडेनम, दूसरा क्या है जेजुनम, हिंदी इंग्लिश इनकी सेम है, और तीसरा क्या है इलियम। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे हम, ड्यूडेनम। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, जेजुनम। ठीक है, और ये क्या है, इलियम। क्या देखा हमने, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है ना, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, देखिए मैं यहाँ बना देती हूँ, कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन आपका बना देती हूँ। ठीक है, देखिए अब ध्यान से देखिएगा, ये मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन बनाया। ठीक है ना, आप ध्यान से समझिएगा। तो इसका जो पार्ट होता है ये क्या कहलाता है, डेडुनम, ये क्या कहलाएगा, जेजुनम, और ये लास्ट वाला क्या कहलाता है, इलियम। ठीक है ना, तो आपको सबसे ज़्यादा पोर्शन किसका दिखाई दे रहा है, ड्यूडेनम का दिखाई दे रहा है ना। छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन सा दिखाई दे रहा है, ड्यूडेनम। छोटी आंत में हमने 3 पार्ट्स पढ़े, तो इन तीनों पार्ट्स में सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, ड्यूडेनम। तो यहाँ पास में क्या लार्जेस्ट लिख दूँ, क्या लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। समझ में आ रहा है, ये मैंने आपको एक अलग से बनाया है कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो 3 पोर्शन हो गए, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, तो आपको सबसे ज़्यादा पोर्शन किसका दिखाई दे रहा है, ड्यूडेनम का। तो ड्यूडेनम क्या हो जाएगा, छोटी आंत का लार्जेस्ट पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बीच वाला क्या कहलाता है, जेजुनम, और तीसरा वाला क्या हो गया, इलियम। अब हमें पढ़ना है ड्यूडेनम के बारे में। ठीक है ना, भोजन का पाचन कहाँ होगा, मतलब स्टमक से फिर भोजन कहाँ आएगा, स्टमक से भोजन कहाँ आएगा, छोटी आंत के ये ड्यूडेनम वाले पार्ट में। देखिए ध्यान से समझते जाइए, क्योंकि मैं हर एक लाइन लिख नहीं सकती हूँ, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है ना, छोटी आंत के बारे में हम पढ़ रहे हैं। भोजन कहाँ था, अभी स्टमक था, स्टमक में था। अब स्टमक से भोजन कहाँ आएगा, छोटी आंत में आएगा। तो छोटी आंत में कहाँ आएगा, ड्यूडेनम वाले पार्ट में आएगा। छोटी आंत में कहाँ आएगा, ड्यूडेनम वाले पार्ट में आएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा, मैं एक बार एक डायग्राम और बनाती हूँ, यहाँ बना देती हूँ। देखिए ये मैंने बना दिया, ये मैंने बना दिया ड्यूडेनम। ठीक है ना, ड्यूडेनम, ये हो गया ड्यूडेनम। ठीक है, अब यहाँ पास होता है हमारा क्या, ऐसे करके बना देती हूँ, ये हमारा क्या हो गया, लीवर, यानी कि यकृत हो गया। ठीक है ना, ये यकृत क्या होता है, ये लीवर हमारी छोटी आंत से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, उस डायग्राम में शायद आपको नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन मैं यहाँ आपको एक अलग से डायग्राम में समझा दे रही हूँ। ठीक है, इस डायग्राम में मैं आपको अलग से समझा दे रही हूँ कि जो लीवर होता है वो छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट से क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। और यहाँ पास ही क्या रहता है, एक छोटी सी थैली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर। ठीक है, गॉल ब्लैडर कहते हैं। ठीक है, छोटी आंत में भोजन आया, किस पार्ट में आया, ड्यूडेनम वाले पार्ट में आया। ठीक है ना, अब देखिए ये लीवर इससे कनेक्टेड है ना। अब हमें पढ़ना है किसके बारे में, लीवर के बारे में। देखिए मैंने बताया था कि जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, तो कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि डाइजेस्टिव ऑर्गन हैं, लेकिन उन पार्ट्स के अंदर भोजन का पाचन नहीं होता है। जैसा पहला क्या था, ईसोफेगस पाइप हो गया, हमारा आहार नली हो गई, वहाँ पास भोजन का पाचन नहीं होता है। ठीक है ना, उसी तरह दूसरा वाला पार्ट कौन हो जाएगा, हमारा लीवर हो जाएगा। लीवर के अंदर भोजन का पाचन नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए हम इसको इरेज कर देते हैं। ये आपको पार्ट्स क्लियर है ना, क्योंकि अब हमें किसके बारे में डिस्कस करना है, यकृत के बारे में, लीवर के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, देखिए किसके बारे में, यकृत के बारे में, लीवर। सबसे पहले
तो आप लोग ये बताइए कि ह्यूमन बॉडी में लीवर किस साइड होता है, लेफ्ट साइड की राइट साइड, किस साइड होता है लीवर, किस साइड होता है, लिखिए कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, जो हमारा लीवर होता है वो लेफ्ट साइड होता है कि राइट साइड होता है? लीवर हमारा कहाँ होता है, राइट साइड में। ह्यूमन बॉडी के राइट साइड में क्या होता है, लीवर होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। जो लीवर होता है इसकी जो सेल्स होती हैं, किसकी, लीवर की जो सेल्स होती है उसे हम क्या कहते हैं, हिपैटिक सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हिपैटिक कोशिकाएं कहते हैं, हिपैटिक कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, और इसकी स्टडी को फिर हम क्या कहेंगे, लीवर की स्टडी को फिर हम क्या कहेंगे, हिपैटोलॉजी। स्टडी ऑफ लीवर, स्टडी ऑफ लीवर हम क्या कहेंगे, हिपैटोलॉजी, हिपैटोलॉजी। ठीक है, और ये हमारी बॉडी का सबसे हैवीएस्ट ऑर्गन है। लीवर कैसा ऑर्गन है, हैवीएस्ट ऑर्गन है, और इसकी जो रीजनरेशन पावर होती है, रीजनरेशन पावर, ठीक है ना, वो सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है। देखिए कुछ कुछ पॉइंट्स मैं पूरे लिख रही हूँ। यकृत, लीवर, लीवर में हमने क्या देखा कि लीवर हमारी बॉडी के राइट साइड में होता है। लीवर की जो सेल्स होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, हिपैटिक सेल्स कहते हैं या फिर हिपैटिक कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, हिपैटोलॉजी, किसकी, लीवर की। ठीक है ना, और ये कैसा ऑर्गन है, हैवीएस्ट ऑर्गन है। इसके बाद हम देखेंगे इसकी रीजनरेशन पावर क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। इतना क्लियर है आप लोगों को? फिर हम आगे बढ़े। ठीक है, अब जो लीवर रहता है, लीवर का काम क्या रहता है, लीवर का हमारी बॉडी में काम क्या रहता है, लीवर का काम हमारी बॉडी में रहता है, ये हमारी बॉडी में बनाता है पित्त रस। क्या बनाता है, पित्त रस। एक सेकंड जरा रुकिएगा। चलिए, लीवर के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, देखिए, हाँ पित्त रस, ठीक है ना, यहाँ से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, देखिए अच्छे से लिख के बताइए, दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को इतना क्लियर, यहाँ नीचे तक? चलिए अब हम क्या कर रहे थे, पित्तरस के बारे में पढ़ रहे थे। देखिए जो पित्तरस होता है ये 24 घंटे हमारे शरीर में क्या रहता है, बनते रहता है। 24 आवर ये क्या रहता है, पित्तरस बनते रहता है। जो पित्तरस होता है इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। ठीक है ना, ग्रीन कलर का होता है। 24 आवर बनता है, कलर कैसा होता है पित्तरस का, ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर का क्यों होता है, क्योंकि इस पे एक वर्णक पाया जाता है। ठीक है ना, वर्णक कौन सा पाया जाता है, बिलीवर्डिन नाम का क्या पाया जाता है, एक वर्णक पाया जाता है, जिसकी वजह से जो पित्तरस होता है उसका कलर क्या रहता है, ग्रीन रहता है। ठीक है ना, और ये क्या होता है, 24 घंटे हमारे शरीर में बनता रहता है। ठीक है ना, बिलीवर्डिन नाम का एक वर्णक रहता है। ठीक है ना, उसकी वजह से इसका कलर कैसा रहता है, ग्रीन रहता है। अब यदि इसकी बात करें कि इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है कि अम्लीय होती है, तो कैसी होती है बताइए। इसका पीएच मान कितना होता है, लगभग 7.4 रहता है। 7.4 से 8.2 के लगभग में रहता है। ठीक है ना, इसका पीएच मान किसका, पित्तरस का। ठीक है ना, बाइल जूस का। ठीक है, तो इसकी प्रकृति कैसी रहेगी, क्षारीय प्रकृति रहेगी, क्षारीय प्रकृति रहेगी। देखिए मैं बहुत ही आराम से पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोग को बार बार वीडियो ना देखना पड़े, आप लोग को एक बार में ही ये आपके माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, हमने यकृत पढ़ा, यकृत में भोजन का पाचन
नहीं होता है। यहाँ पास देखिए, बाद में इसको मैं कंक्लूजन में बता दूंगी एक बार, ठीक है ना। यकृत में या लीवर में भोजन का पाचन नहीं होता है, इसमें हिपैटिक सेल्स होती हैं, इसकी स्टडी को हिपैटोलॉजी कहते हैं। हैवीएस्ट ऑर्गन है, रीजनरेशन पावर इसकी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इससे निकलता क्या है, लीवर से क्या निकलता है, पित्तरस निकलता है। पित्तरस की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। क्यों, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7.4 से 8.2 के बीच में होती है लगभग में ये, ठीक है ना। अब इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। ग्रीन कलर होने के कारण, ग्रीन कलर क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, बिलीवर्डिन नाम का वर्णक पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, हमने यकृत के बारे में पढ़ लिया। अब देखिए ये डाइजेस्टिव ऑर्गन कैसे हो गया, मैंने बताया ना कि जो छोटे आंत का जो बड़ा वाला पार्ट है कौन सा, ड्यूडेनम, क्योंकि स्टमक से भोजन कहाँ आया, अमाशय से भोजन कहाँ जाएगा, देखिए यहाँ लिख देती हूँ, अमाशय से भोजन कहाँ गया, छोटी आंत में, और छोटी आंत में कहाँ, छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट में। तो ये जो ड्यूडेनम वाला पार्ट रहता है वो लीवर से कनेक्टेड रहता है। लीवर में क्या बनता है, पित्तरस बनता है। लीवर में क्या बनता है, पित्तरस बनता है, जो कि कहाँ आएगा, ड्यूडेनम वाले पार्ट में आएगा, ठीक है ना। और ड्यूडेनम वाले पार्ट में आएगा तो यहाँ पास उस रस से क्या होगा, भोजन का पाचन होगा, जो कि क्या करता है, वो रस भोजन के पाचन में मदद करता है। अब आप लोग ये बताइए, जिसे भी पता हो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि छोटी आंत में जो पित्तरस है वो किसका पाचन करता है, इन तीनों मॉलिक्यूल्स में किसका पाचन करता है, बताइए। ये पित्तरस जो निकलता है वो किसका पाचन करेगा, बताइए जिसे भी पता हो। देखिए ये किसका पाचन करेगा, वसा का पाचन करेगा। यहाँ से पित्तरस निकला, ड्यूडेनम में आया, यहाँ पास ये रस मिल करके क्या करेगा, वसा का पाचन करेगा। वसा के पाचन को हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन भी कहते हैं। वसा के पाचन को हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। तो एक पॉइंट में कहा, यहाँ पास लिख देती हूँ, ठीक है ना। इमल्सिफिकेशन ये क्या है, वशीकरण, यानी कि वसा का पाचन जो होता है, वसा का पाचन। तो छोटी आंत में किसका पाचन होता है, इन तीनों मॉलिक्यूल्स में छोटी आंत में किसका पाचन होता है, वसा का पाचन होता है, ठीक है ना। कैसे पाचन होता है, जो ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है वो लीवर से कनेक्टेड रहता है। लीवर से क्या निकलता है, बाइल जूस निकलता है, ठीक है ना। लीवर से क्या निकलता है, बाइल जूस निकलता है, और बाइल जूस को क्या कहते हैं, हम पित्तरस कहते हैं। पित्तरस आएगा और वो क्या करेगा, वसा का पाचन करेगा। अब देखिए जो पित्तरस है वो निकलता कहाँ से है, लीवर से निकलता है, ठीक है ना। लेकिन यदि ज़्यादा मात्रा में निकल आया तो स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है ना। पित्तरस स्टोर कहाँ होता है, पित्तरस स्टोर कहाँ होता है, स्टोर यहाँ होता है गॉल ब्लैडर में। इतना आप लोग को क्लियर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना हमने लीवर के बारे में पढ़ लिया, ठीक है ना। तो लीवर से जो रस निकलता है वो किस में मदद करता है, वसा के पाचन में मदद करता है। और वसा के पाचन को हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसे इरेज करते हैं, जिसे स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले ले, फटाफट ले ले। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किसके बारे में पढ़ेंगे, पैनक्रियास के बारे में पढ़ेंगे, अग्नाशय के बारे में। चलिए अग्नाशय को क्या बोलते हैं, पैनक्रियास, ठीक है। देखिए अब एक बार मैं फिर से बनाती हूँ। ये मैंने क्या बनाया, ड्यूडेनम वाला पार्ट बनाया, यहाँ पास से मैंने क्या बोला था कि यहाँ से क्या हमारा लीवर कनेक्टेड रहता है, यहाँ पास क्या होता है हमारा गॉल ब्लैडर, क्या रहता है, गॉल ब्लैडर कनेक्टेड रहता है। और यहाँ पास पत्ती के आकार का क्या रहता है, हमारा अग्नाशय रहता है। क्या रहता है, अग्नाशय, जिसे हम क्या कहते हैं, पैनक्रियास कहते हैं। देखिए आपको यहाँ पास दिखाई दे रहा होगा, ये लीफ के आकार का है, ठीक है ना। क्वेश्चन आएगा इनमें से किसकी आकृति पत्ती के जैसे होती है। 4 ऑप्शन दे देगा, लीवर या फिर अग्नाशय भी दे देगा, पैनक्रियास है ना, और फिर दे देगा स्टमक या फिर गॉल ब्लैडर। ऐसे करके क्या कर दिया, क्वेश्चन दे दिया। बोल देगा बताइए इन चारों में से किसकी आकृति पत्ती के जैसे होती, तो पता होना चाहिए किसकी आकृति, अग्नाशय की, ठीक है। चलिए
तो हम अग्नाशय के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसकी आकृति कैसी होती है? इसकी आकृति होती है पत्ती जैसी, ठीक है ना, लीफ की जैसी होती है, ठीक है ना। देखिए आपको समझ में आ रहा है ना कि ये छोटी आंत का पार्ट है, ठीक है ना। हम छोटी आंत में पाचन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो छोटी आंत में कैसे कैसे पाचन होता है? अभी छोटी आंत में हमने वसा का पाचन पढ़ा। वसा का पाचन कौन करता है? लीवर से निकलने वाला पित्तरस उसमें मदद करता है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं अग्नाशय। अग्नाशय भी किससे कनेक्टेड है? ड्यूडेनम वाले पार्ट से, क्योंकि भोजन कहाँ है? ना तो लीवर में है ना तो अग्नाशय में है। भोजन अमाशय से सीधे कहाँ आया? छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट में आया, और ड्यूडेनम वाले पार्ट से लीवर और अग्नाशय दोनों कनेक्टेड है, ठीक है। अग्नाशय से अब क्या निकलेगा? अग्नाशयी रस। तो देखिए अभी रस में पहुंचने से पहले हम थोड़ी सी अग्नाशय के बारे में पढ़ लेते हैं। अग्नाशय जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैंक्रियास कहते हैं। इसकी आकृति कैसी होती है? पत्ती जैसी होती है। इसकी खोज किसने की थी? लैंगरहैंस ने। लैंगरहैंस आपको याद रखना है, ठीक है ना, लैंगरहैंस ने। अब इन्होंने बताया खोज करके, ये तो खोज करता होगा इनके, है ना। इन्होंने बताया कि जो अग्नाशय होता है इसमें 4 प्रकार की क्या होती हैं? 4 प्रकार की सेल पाई जाती हैं। अग्नाशय में कितने प्रकार की सेल पाई जाती हैं? 4 प्रकार की, जिसे हम आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है ना, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं किसे? इन चारों कोशिकाओं को। उन चारों कोशिकाओं का नाम क्या है? इन चारों कोशिकाओं का नाम क्या है? अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल। क्या हो गए हैं? एफ सेल। देखिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा, हम अग्नाशय के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले रहे हैं। अग्नाशय की आकृति पत्ती जैसे होती है। इसकी खोज किसने की? खोजकर्ता कौन है? लैंगरहैंस ने। और लैंगरहैंस ने ही बताया कि जो अग्नाशय है उसमें 4 प्रकार की क्या पाई जाती हैं? सेल्स पाई जाती हैं। उन चारों प्रकार की सेल्स के नाम क्या हैं? अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल। इन चारों सेलों को हम क्या कहते हैं? आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। अब इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि देखिए ये जो स्टार्टिंग की 3 सेल हैं इनसे क्या निकलते हैं? इनसे निकलते हैं हार्मोन्स, जिसकी स्टडी अभी हमें नहीं करनी है, ठीक है। और यहाँ से ये जो लास्ट वाली है ना एफ सेल, इससे क्या निकलते हैं? एंजाइम, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। क्यों? क्योंकि एंजाइम भोजन पाचन में क्या करते हैं? मदद करते हैं। और एंजाइम का काम ही है कि रासायनिक क्रियाओं का क्या करना? रासायनिक क्रियाओं को करवाना, ठीक है ना। और ये हार्मोन्स, इन तीनों से क्या निकलते हैं? हार्मोन्स निकलते हैं, जिनके बारे में अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एफ सेल से क्या निकलते हैं? एंजाइम्स निकलते हैं। तो कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं अग्नाशय से? अग्नाशय की एफ सेल से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, हमें ये डिस्कस करना है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं एंजाइम के बारे में। देखते हैं अग्नाशय, यहाँ से लिख देती हूँ। देखिए अग्नाशय जो होता है, अग्नाशय से क्या निकलेगा? अग्नाशयी रस निकलेगा। अग्नाशयी रस निकलेगा। अग्नाशय से क्या निकलता है? अग्नाशयी रस निकलता है। और उस अग्नाशयी रस में क्या होंगे? इस अग्नाशयी रस में क्या होंगे? 3 एंजाइम होंगे। इस अग्नाशयी रस से क्या निकलते हैं? 3 एंजाइम निकलते हैं, ठीक है ना। इस अग्नाशयी रस से 3 एंजाइम निकलते हैं। देखिए अब इनके नाम देखिएगा। एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है लाइपेज, एक होता है अमाइलेज। क्लियर है इतना? देखिए अग्नाशयी रस से क्या निकलते हैं? 3 एंजाइम निकलते हैं। 3 एंजाइम के नाम क्या है? ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज, ठीक है ना। इंग्लिश हिंदी इनके सेम नाम है, ठीक है। अब देखिए ये जो अमाइलेज है ये किसका पाचन करेगा? ये करेगा कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। लाइपेज किसका करेगा? वसा का, ठीक है ना। और ट्रिप्सिन किसका करेगा? प्रोटीन का। ट्रिप्सिन किसका करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा, ठीक है। अग्नाशयी रस से 3 एंजाइम निकलते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज। ट्रिप्सिन किसका करता है पाचन? ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। लाइपेज किसका करेगा? लाइपेज किसका करेगा बताइए? लाइपेज करेगा वसा का, ठीक है। और एक बचता है अमाइलेज, जो कि किसका करता है? कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। चलिए ये हमने पढ़ लिया अग्नाशयी रस। ये जो अग्नाशयी रस निकला ये यहाँ ड्यूडेनम वाले पार्ट से क्या रहता है? कनेक्टेड रहता है। ये यहाँ से निकलता है
ये अग्नाशयी रस यहाँ से यहाँ इस वाले पार्ट में आ जाता है और भोजन भी कहाँ रहता है, भोजन तो यहीं है। स्टमक से भोजन कहाँ आ गया था, ड्यूडेनम में आ गया था। तो यहाँ पास से जो अग्नाशयी रस निकला, यहाँ से जठर रस आया, सॉरी पित्त रस आया, यहाँ से क्या आया, पित्त रस आया, यहाँ से अग्नाशयी रस आया, यहाँ पास मिल गया। अग्नाशयी रस से जो 3 एंजाइम रहेंगे वो 3 चीज़ों का पाचन करते हैं, ठीक है। और ये जो लीवर से बाइल जूस आया था, पित्त रस आया था, वो क्या करता है, किसका पाचन करता है, पित्त रस। पित्त रस प्रोटीन का पाचन करता है। इतना क्लियर है। जैसा कि मैंने बताया था कि लीवर यानी कि यकृत और अग्नाशय में भोजन का पाचन नहीं होता है, लेकिन ये भोजन पाचन में क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हमने क्या देखा, छोटी आंत में भोजन आया, छोटी आंत के किस पार्ट में, ड्यूडेनम वाले पार्ट में। तो यहाँ पास भोजन का पाचन हुआ, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए मैं यहाँ यहीं पास आपको थोड़ा सा समझाती हूँ, फिर इरेज करती हूँ। यहाँ इसको इरेज ही करना पड़ेगा। देखिए ये हो गई क्या हमारी छोटी आंत, सबसे बड़ा वाला पार्ट ड्यूडेनम, ये हो गया जेजुनम, और ये हो गया क्या, इलियम। सबसे बड़ा पार्ट क्या हो गया, ड्यूडेनम। भोजन तो वहीं पास स्टोर था। अब ये जो जेजुनम हो गया, ठीक है ना, जेजुनम हो गया। तो जेजुनम का काम क्या रहता है, ये बीच वाले पार्ट का काम क्या रहता है, ड्यूडेनम से भोजन को कहाँ भेजना, इलियम तक भेजना। देखिए मैं सारे पॉइंट्स नहीं लिख पा रही हूँ यहाँ पास, ठीक है। ड्यूडेनम से इलियम तक भोजन आता है, किसकी मदद से, जेजुनम से होते हुए। जेजुनम क्या करेगा, ड्यूडेनम वाले पार्ट से भोजन को लेकर के कहाँ आएगा, इलियम वाले पार्ट तक आएगा, ठीक है ना। यानी कि ऐसे क्वेश्चन आएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम है, वो सॉरी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छोटी आंत के कौन से भाग में पाचन नहीं होता, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। छोटी आंत में 3 भाग होंगे, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। छोटी आंत के कौन से भाग में, कौन से पार्ट में पाचन नहीं होता, तो किस में नहीं होता, जेजुनम में नहीं होता। जेजुनम का काम क्या है, ड्यूडेनम से भोजन को कहाँ लाना, इलियम तक लाना। इतना क्लियर है, हमने इसको डिस्कस कर लिया, इसको डिस्कस कर लिया। अब किसको पढ़ना है, हमें इलियम वाले पार्ट को पढ़ना है। छोटी आंत का जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है, थर्ड पार्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इलियम कहते हैं, ठीक है ना। तो ड्यूडेनम से भोजन कहाँ आएगा, इलियम में आएगा। तो इलियम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। देखिए जो इलियम होता है, देखिए इलियम, भोजन आया इलियम में, तो इलियम में क्या होती है, कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, विली कहते हैं। क्या होता है, छोटी आंत में सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है, जिसे हम क्या कहते हैं, इलियम। तो इलियम में क्या होती हैं, अंगुली नुमा संरचनाएं होती हैं। इलियम में क्या होती हैं, अंगुली नुमा संरचनाएं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, विली कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम, विली कहते हैं। किसे कहते हैं, अंगुली नुमा संरचना, अंगुली नुमा संरचना। छोटे आंत के कौन से पार्ट में उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं या कि विली पाई जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, उंगली नुमा संरचनाएं कहती हैं। देखिए इलियम का थोड़ा सा मैं डायग्राम बता दूं, ऐसे करके क्या रहती हैं, इलियम रहती है। तो ये वाला जो पार्ट होता है ना इलियम का, यहाँ पास क्या रहता है, यहाँ पास भोजन क्या रहता है, भोजन संचित रहता है, ठीक है ना। भोजन का यहाँ पास संग्रह रहता है, भोजन संचित रहता है, ठीक है ना, यानी कि स्टोर रहता है कुछ समय के लिए, ठीक है। तो इलियम में कुछ क्या पाई जाती है, उंगली नुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, विली कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पास भोजन क्या रहेगा, कुछ देर तक क्या रहेगा यहाँ पास भोजन कुछ देर तक संचित रहता है। और भोजन किस फॉर्म में संचित रहेगा, ग्लाइकोजन की फॉर्म में संचित रहता है, ठीक है। यहाँ पास भोजन किस फॉर्म में संचित रहता है, ये भी आप लोग को याद रखना है, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, कौन, भोजन, ठीक है। छोटे आंत के किस पार्ट में भोजन संचित रहता है, इलियम में रहता है। छोटी आंत के इलियम वाले पार्ट में जो भोजन संचित रहता है वो किस रूप में संचित रहता है, किस रूप में संचित रहता है,
ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, हमने छोटे आंत के स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट्स पढ़ लिए, ड्यूडेनम पढ़ लिया, जेजुनम पढ़ लिया और इलियम पढ़ लिया। ठीक है, अब हम किस में आएंगे? अब हम आएंगे किस में? लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना वो लेते जाए। ठीक है, चलिए अब हम किस में आएंगे? बड़ी आंत में आएंगे। बड़ी आंत के बारे में पढ़ना है, इसके बाद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बड़ी आंत में देखिए, ये छोटी आंत का हमने पढ़ा, इलियम में भोजन संचित रहता है और उसके बाद कुछ भोजन संचित रहता है और फिर कुछ भोजन कहाँ आ जाएगा? सीधे कहाँ जाएगा? अब छोटी आंत से भोजन कहाँ जाता है? बड़ी आंत में आता है। तो यहाँ पास मैं लिख दूँ कि भोजन मुख में आया, मुख के बाद एलिमेंट्री कैनाल में आया, एलिमेंट्री कैनाल के बाद स्टमक में आया, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद कहाँ आ जाएगा? बड़ी आंत में। बड़ी आंत मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन आ जाएगा। ठीक है ना, अब हमें भोजन का पाचन पढ़ना है कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन में पढ़ना है। ठीक है, चलिए लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट करते हैं। बड़ी आंत, किसी को पता है कि बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत की तो हमने देख लिया, लगभग 6 से 6.25 मीटर रहती है। बड़ी आंत की जिसे पता हो वो बताए। बड़ी आंत की लंबाई जिसे पता हो वो बताए। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसकी लंबाई जिसे पता हो वो बताएं। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? कमेंट सेक्शन में लिखिए जिसे पता है। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होगी? 1 से 1.5 मीटर लगभग रहती है। ये सब लगभग में चलता है। ठीक है, हम देखते हैं जैसे छोटे आंत के 3 भाग थे वैसे ही बड़ी आंत के भी क्या होते हैं? बड़ी आंत के भी क्या होते हैं? 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं। ठीक है, बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। एक सेकेंड, बड़ी आंत के भी क्या होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला क्या होगा हमारा? सीकम। ठीक है, दूसरा क्या होगा? कोलोन। और तीसरा क्या होगा हमारा? रेक्टम। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। ये आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है, चलिए मैं आपको बना के बता देती हूँ। जैसे ये हो गई हमारी छोटी आंत, छोटी आंत से कनेक्टेड रहता है बड़ी आंत। ठीक है, छोटी आंत से कनेक्टेड क्या रहेगा? ऐसे करके बड़ी आंत रहती है। ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे। चलिए डायग्राम में मत जाइए, देखिए ये छोटी आंत हो गई। छोटी आंत से यहाँ से बड़ी आंत चालू हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक का लगभग, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन दिखाई दे रहा है आप लोग को? यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन क्या कहलाता है हमारा? सीकम कहलाता है। क्या कहलाएगा? सीकम कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ से लगभग यहाँ तक ये पोर्शन क्या कहलाता है हमारा? कोलोन कहलाता है। ठीक है ना, और ये पोर्शन क्या कहलाता है हमारा बचा हुआ भाग? रेक्टम। रेक्टम, ठीक है ना, रेक्टम कहलाता है। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को? बड़ी आंत के 3 भाग हैं, यहाँ से यहाँ तक का भाग सीकम, सीकम के बाद ये वाला सबसे बड़ा भाग क्या हो जाएगा? कोलोन, और ये हो गया रेक्टम। ठीक है, छोटी आंत में सबसे बड़ा वाला पार्ट कौन था? ड्यूडेनम। और बड़ी आंत में सबसे बड़ा वाला पार्ट क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट पार्ट। लार्जेस्ट पार्ट क्या हो जाएगा? कोलोन। आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, मैंने बताया कि इतना छोटा सा पोर्शन किसका रहता है? सीकम का। और ये लार्ज आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या हो जाएगा? कोलोन हो जाएगा। और लास्ट में क्या हो जाता है? रेक्टम हो जाता है। ठीक है, तो हमने बड़ी आंत के 3 भाग देखे। ठीक है, चलिए अब हम इन्हें देख लेते हैं। देखिए जो सीकम होता है, सीकम क्या होता है? ये मसल्स का गुच्छा रहता है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पास बहुत सारी मसल्स पाई जाती हैं। कहाँ? सीकम में। सीकम क्या है? एक मतलब कि यहाँ पास मसल्स का गुच्छा होता है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। में यही बात शॉर्ट में लिख देती हूँ। ठीक है, जो सीकम होता है वो क्या होता है? मसल्स का क्या होता है? गुच्छा होता है। ठीक है ना,
जिसे हम क्या कहते हैं, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो कि किसी काम का नहीं होता है, ठीक है ना। यदि कि ये वाला पोर्शन यदि जिसका बढ़ जाता है तो फिर उसे क्या करवाना पड़ता है, ऑपरेशन करवाना पड़ता है। और फिर वो व्यक्ति क्या कहेगा कि मैंने अपेंडिक्स का क्या करवाया, ऑपरेशन करवाया। मतलब कि ये मसल्स का गुच्छा रहता है, जब ये बढ़ जाएगा, वैसे तो ये किसी काम का नहीं है। और ऐसे पार्ट्स हमारी ह्यूमन बॉडी में, ऐसे पार्ट्स जो किसी काम के नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अवशेषी अंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अवशेषी अंग। बड़ी आंत के किस पार्ट में अपेंडिक्स होता है, बड़ी आंत के किस पार्ट में अपेंडिक्स होता है। बड़ी आंत के 3 भाग है ना, सीकम में होता है कि कोलोन में कि रेक्टम में। तो कहाँ होगा अपेंडिक्स, कहाँ होगा, सीकम में होगा, ठीक है ना। अपेंडिक्स क्या है, मसल्स का गुच्छा होता है, ठीक है ना। तो अपेंडिक्स क्या, कैसा अंग है ये, अवशेषी अंग, यानी कि इसका कोई काम नहीं होता हमारी बॉडी में, ठीक है। यदि ये ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर इसका क्या करवाना पड़ता है, ऑपरेशन करवाना पड़ता है। इसे हिंदी में पथरी भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, दूसरे वाले पार्ट की, कोलोन की। ये कैसा है, बड़ी आंत का सबसे बड़ा वाला भाग होता है। देखिएगा, अब ध्यान से समझिएगा। बड़ी आंत में ये जो कोलोन वाला पार्ट है आपको दिखाई दे रहा है ना, सबसे बड़ा वाला भाग है। तो यहाँ पास क्या पाया जाता है, यहाँ पास एक जीवाणु पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। बड़ी आंत के कोलोन वाले पार्ट में क्या पाया जाता है, ई कोलाई नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, ई कोलाई नामक जो बैक्टीरिया है, इसका काम क्या रहता है, ये जो हमारे बड़ी आंत में जो भोजन आया, ठीक है, सीकम से होते हुए भोजन कहाँ जाएगा, कोलोन में जाएगा। सीकम से होते हुए भोजन कहाँ जाएगा, कोलोन वाले पोर्शन में जाएगा। और कोलोन वाले भाग में कैसा भोजन आएगा, पचित भोजन आएगा, पचित, ठीक है ना। ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करता है, पचित भोजन को, पचित यानी कि डाइजेस्टिव फूड को क्या करेगा, वेस्ट फूड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। वेस्ट फूड में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। क्या बताया एक बार फिर से समझिए। बड़ी आंत में भोजन आया किस वाले पार्ट में, सीकम में। सीकम से कहाँ जाएगा, कोलोन में। तो कोलोन में कैसा भोजन आया, पचित भोजन आया। और कोलोन में क्या रहता है, ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया रहता है। अब ई कोलाई नाम का जो बैक्टीरिया रहता है वो हमारे पचित भोजन को, यानी कि डाइजेस्टिव फूड को वेस्ट फूड में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। यानी कि पचित भोजन से उसने अपने आवश्यक तत्व ले लिए, ठीक है ना। बदले में वो क्या देता है, विटामिन 12 देता है हमें। जो ई कोलाई बैक्टीरिया रहता है, पचित भोजन लिया, पचित भोजन को किसमें कन्वर्ट किया, वेस्ट फूड में। और क्या बनाता है, विटामिन B12 बनाता है, ठीक है ना। विटामिन B12 बनाता है। क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर में, ह्यूमन बॉडी में कौन सा विटामिन हमारे शरीर के अंदर ही बनता है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर के अंदर ही बनता है। तो कौन सा बनता है, विटामिन B12 बनता है। और कैसे बनता है वो तो मैंने बताया ही, क्यों, क्योंकि कोलोन वाले पार्ट में क्या पाया जाता है, ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि क्या करता है, पचित भोजन को वेस्ट फूड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। और बदले में क्या करता है, विटामिन B12 देता है, जो कि हमारे शरीर के लिए क्या है, आवश्यक है, ठीक है। इस रिलेशन को हम सिम्बायोटिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब कि उसने हमसे भोजन लिया, ठीक है, उसका यूज़ किया, ठीक है ना, और बदले में हमें क्या दिया, विटामिन B12 दिया। तो क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए अब देखिए, विटामिन B12 बन गया, पचित भोजन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वेस्ट फूड में कन्वर्ट हो गया। पचित भोजन किस में कन्वर्ट हो गया, वेस्ट फूड में कन्वर्ट हो गया। अब ये वेस्ट फूड कहाँ आएगा, रेक्टम वाले पार्ट में आएगा, यहाँ पास रेक्टम वाले पार्ट में। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, रेक्टम वाले पार्ट में। यानी कि जो वेस्ट फूड है, यहाँ पास क्या होगा, वेस्ट फूड क्या होगा, कुछ समय के लिए स्टोर रहता है, कुछ समय के लिए स्टोर रहेगा। उसके बाद क्या हो जाता है, एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, ठीक है। बड़ी आंत का हमने थर्ड वाला पार्ट पढ़ा, रेक्टम। कोलोन से क्या आएगा,
कोलोन से वेस्ट फूड आएगा, और वेस्ट फूड कैसे हुआ, जो ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया था उसने पचित भोजन को वेस्ट फूड में कन्वर्ट कर दिया। वेस्ट फूड कोलोन वाले पार्ट से कहाँ आएगा, रेक्टम में आएगा, और रेक्टम में वेस्ट फूड कुछ समय के लिए स्टोर रहता है, उसके बाद क्या होता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम देखा, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को वन बाय वन डिस्कस किया, सॉरी जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन हैं उनको हमने वन बाय वन डिस्कस किया। ठीक है, चलिए अब हम इसे कंक्लूजन कर देते हैं इसका। ठीक है ना, कंक्लूजन समझते हैं इसका। इसको जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो बिल्कुल ले सकता है। ठीक है, चलिए पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी, आप लोग जवाब दीजिएगा। देखिए हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में इन तीन चीज़ों का, इन तीन मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, पाचन होता है। ठीक है, अब देखिए कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ कहाँ हो रहा था, जो कार्बोहाइड्रेट है इसका पाचन कहाँ कहाँ हो रहा था, सबसे पहले मुख में, और कहाँ हुआ था, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि छोटी आंत में। ठीक है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद हमने क्या देखा था, प्रोटीन का पाचन कहाँ कहाँ होता है, स्टमक में यानी कि पेट में, और कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। ठीक है, उसके बाद वसा का पाचन कहाँ होता है, केवल छोटी आंत में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है, मुख से स्टार्ट होता है। उसके बाद अब देखिए मैं एक चीज़ आप लोग को समझाना चाह रही थी। देखिए आप बोलेंगे कि जब यहाँ कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया तो छोटी आंत में फिर कैसे हो रहा है। ठीक है ना, अब प्रोटीन का यहाँ हो गया तो फिर कैसे हो गया है, तो कैसे पाचन हो गया। तो देखिए जो कार्बोहाइड्रेट होती है थोड़ा थोड़ा इनका कुछ परसेंटेज डाइजेस्ट होता है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में कन्वर्ट होती है, ग्लूकोज में। ठीक है ना, और ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोजन में। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ग्लाइकोजन के रूप में भोजन हमारी बॉडी के किस अंग में स्टोर होता है, ये अभी मैंने बताया था, जिसने ध्यान से पढ़ा होगा वो आंसर देगा। ठीक है ना, ग्लाइकोजन के रूप में भोजन कहाँ स्टोर होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट पहले किस में टूटती है, ग्लूकोज में, ग्लूकोज के बाद ग्लाइकोजन में। जैसे ही ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होती है यानी कि कार्बोहाइड्रेट का फुल पाचन हो गया। ठीक है, उसके बाद यदि हम देखते हैं प्रोटीन का, तो प्रोटीन किस में चेंज होगी, प्रोटीन होगी पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स या फिर पेप्टिक एसिड भी बोल सकते हैं। और उसके बाद किस में चेंज हो जाएगी, अमीनो एसिड में। जैसे ही वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगी इसका भी पूरा पाचन हो जाएगा। ठीक है ना, वसा। अब आप लोग बताइएगा वसा का जो पाचन होता है उस विधि को हम क्या कहते हैं, वसा का जो पाचन होता है उस विधि को हम क्या कहते हैं। ठीक है ना, तो वसा किस में कन्वर्ट होती है, फैटी एसिड में, फैटी एसिड में, और फैटी एसिड से फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्लिसरॉल में, ठीक है। तो इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट जब इस फॉर्म में आ जाएगी, प्रोटीन जब इस फॉर्म में आ जाएगी, और वसा जब इस फॉर्म में आ जाएगी, यानी कि इनका पूरा पाचन हो जाता है। ठीक है, आई थिंक आप लोग को डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जितने भी मैंने क्वेश्चंस पूछे आप उसका कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप लाइक शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।